बातमीचा अर्थ आहे भरोसा आणि तुमच्या भरोसा आहे आमची जिम्मेदारी। आपण पाहत आहात NCN न्यूज टीव्ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सभी महामानवों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और देगलूर की बहादुर आवाम के सामने आज का ये इंतखाबी जलसा आम और इस जलसे में तशरीफ़ लाए हुए पार्टी के तमाम पदाधिकारी, तमाम जिम्मेदार और देगलूर के इस चुनाव के मैदान में अपने मुक़द्दर को आजमाने के लिए आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों के वोट हासिल करने के लिए मैदान में उतरे हुए वंचित बहुजन आघाड़ी के बहादुर नगर सेवक के उम्मीदवार प्रभाग क्रमांक 4 से देगलूर कर सुशील कुमार विठल राव जी, प्रभाग क्रमांक 10 से प्रभाग क्रमांक 7 से संजय लक्ष्मण राव कामड़े जी, प्रभाग क्रमांक 11 से हमारे दोस्त बासित भाई के वालदा मोहतरम, प्रभाग क्रमांक 11 में शहनाज बेगम अब्दुल मजीद। इन तीनों की निशानी गैस सिलेंडर। उनके इलेक्शन कैंपेन के लिए जमा हुए वाले देगलूर के सभी बुजुर्गों, नौजवानों, साथियों और बड़ी तादाद में जमा हुई मेरी तमाम माँ बहनों, आप सभी को मैं अदब से इनकलाबी सलाम पेश करता हूँ, इनकलाबी जय भीम पेश करता हूँ। आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। मुझे यहाँ पे वक्त कम है, लेकिन जो मेरे हमवतन भाइयों ने आपके सामने बातें रखी है, अब आपको मैं सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके हक में जब भी बात करनी पड़ती है, जब भी मुसलमानों पे, माइनॉरिटी पे, माइक्रो ओबीसी पे जुल्म होता है, आपने देखा होगा कि नांदेड़ के कलेक्टर को हो, SP को हो या किसी भी अधिकारी को हो, जब भी हम निवेदन देते हैं, जब भी हम लड़ने जाते हैं, मेरे अगल बगल में ताकत से शाना बशाना खड़े रहने का काम यही श्याम कामड़े साहब करते हैं, यही विठल गायकवाड़ साहब करते हैं, यही सुशील कुमार करते हैं, यही संजय कामड़े करते हैं। इसीलिए हमारी तहरीक को ताकत बख्शने के लिए हमारे अम्बेडकरवादी समाज के लोग आपके मुद्दों के ऊपर लड़ते हैं। इसलिए उनकी बातों भी आपके सामने आनी चाहिए। बाकी के लोग आपके पास आते हैं और इंतखाबी जलसों में आकर खाली इंशाल्लाह बोले कि आप फिदा हो जाते, माशाल्लाह बोले कि फिदा हो जाते। अरे आपको खाली खुश करने के जुबानी अल्फाज नहीं चाहिए। अब हम पे जब जुल्म हो रहा है तो उस जुल्म के खिलाफ में लड़ने के लिए शाना बशाना खड़े रहने वाली कौम हमारी दोस्त हो सकती है। मीठी बातें करके जालसाज सियासी पार्टियां हमारे हक में नहीं है। मैं देगलूर की बाशऊर आवाम से कहना चाहता हूँ, मैं कई सालों से देगलूर में आता हूँ। इस जगह पर जब जगह बदल गई होगी, यहाँ से बजाय थोड़ा आगे खड़े रहकर हम वहाँ स्टेज लगाते थे। कई जलसों में आपसे मुखातिब हुआ हूँ, आपके गली मोहल्लों में घूमे हैं, बाई इलेक्शन में हमने वोट मांगा है, लेकिन आप लोगों ने दुआएं तो बहुत दी, हिम्मत अफजाई बहुत दी, हमारा साथ सपोर्ट किया, हमारे अच्छे कामों की दखल भी ली और हर बार आप उसकी सताइश करते रहे। लेकिन इलेक्शन आने के बाद आप लोगों ने हमेशा कांग्रेस को सेक्युलर के नाम पे अशोक चौहान को सपोर्ट करने का काम किया। मैं आज आपको पूछना चाहता हूं, हम लोगों के कहने के बावजूद आप जिस अशोक चौहान की कांग्रेस को वोट देते थे, आप जिस अशोक चौहान के कैंडिडेट को जिताते थे, बीजेपी से डर कर, बीजेपी से डरा कर आपसे अशोक चौहान जिस सेक्युलरिज्म के नाम से वोट लेते थे, आज वो अशोक चौहान कहां चले गए? वो अशोक चौहान जो आपको दम भरते थे कि हम आपके लिए लड़ेंगे, हम बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, वो अशोक चौहान आज किस मकाम पर है? वो कांग्रेस किस मकाम पर है? आज के अशोक चौहान के बाद गई हुई अधमरी कांग्रेस को भी हम साथ लेने के लिए तैयार थे। आज नांदेड़ के मुसलमान जब भी मुझे मिलते हैं बार बार एक ही बात बोलते हैं, फारूक भाई आप एक ही काम करो जी, कांग्रेस से अलायंस करने बोलो बाड़ा साहब को। जो भी मिलते उलेमा इकराम भी मिलते और वही बोलते फारूक भाई सब अच्छा है जी, आप और आपकी पार्टी लड़ती भी है, बोलती भी है, बहादुर भी है, लेकिन जरा अलायंस करने बोलो ना। बाड़ा साहब के कुछ तल्ख तजुर्बे होंगे, किसको नहीं लगता अपनी पार्टी ने कामयाब होना चाहिए, लेकिन बाड़ा साहब
के बाद बाला साहब को कहा कि साहब आपके तजुर्बे सही होंगे, लेकिन मुमकिन है नांदेड़ के हालात अलग होंगे, मुमकिन है नांदेड़ की कांग्रेस अलग होगी, हमको परमिशन दो, हम कांग्रेस से अलायंस करना चाहते हैं। देगलूर के सभी सेक्युलर आवाम को पूछना चाहता हूं, अगर आज इस देगलूर में वंचित बहुजन आघाड़ी का कांग्रेस के साथ अलायंस होता तो कांग्रेस की ताकत बढ़ती थी कि कांग्रेस की ताकत घटती थी? ये सवाल अपने दिल से पूछिए। अगर नांदेड़ जिले में कांग्रेस के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी का अलायंस होता तो कांग्रेस की ताकत जिले में बढ़ती थी कि कम होती थी? वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ में आपको अली जनाब प्रकाश अंबेडकर साहब को मानने वाले लाखों वोट का सपोर्ट तो मिलता ही था, लेकिन बाला साहब के ये पदाधिकारी, ये सैनिक, ये कार्यकर्ता, ये मुखर्रीन, ये लीडरान आपके अलायंस में आपके कांधे को कांधा लगाकर शाना बशाना लड़ते। उस मंच से बीजेपी को भी, राष्ट्रवादी को भी और शिवसेना को भी करारा जवाब दिया जा सकता था। आपके स्टेज की भी शान बढ़ती और पूरे जिले में कांग्रेस और वंचित अपने अपने नुमाइंदे चुनाकर ला सकती थी। इसी गर्ज से 11 नवंबर को खुद मैंने खासदार रविंद्र चौहान के साथ में बैठकर नांदेड़ में कांग्रेस के अलायंस का ऐलान किया कि नहीं किया, आप निकाल कर देखो, आपके यूट्यूब पे मिलेगा। उस ऐलान में खासदार अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारा इतिहाद समान सम्मान के आधार पे हुआ है, हमारे सीटों के बंटवारे का फार्मूला तय हुआ है, और वो सीटों के फार्मूले के आंकड़े आपको बताता हूं। इस देगलूर में 27 सीटें और एक नगर अध्यक्ष है, और हमने कांग्रेस के अलायंस से पहले तय किया था कि बासित भाई के घर वालों को ओबीसी महिला का आरक्षण जिस दिन डिक्लेयर हुआ, वो बासित भाई के घर वालों को ओबीसी महिला में खड़े करने का, और हम सब मिलके 10 सीटें लड़ाने वाले थे, जिसके अंदर कुछ ओबीसी, कुछ एससी और कुछ मुस्लिम सीटें थी। 10 सीटें और नगर अध्यक्ष के इलेक्शन लड़ाने की पूरी रणनीति तय होने के बावजूद जब अलायंस की बैठकें हुई, उन्होंने 10 को 6 पे लाए, 6 को 4 पे लाए, आखिरी में हम 4 सीटों पे मान गए। फिर 4 सीटों पे मानने के बाद हमने इनको कह दिया कि ठीक है, नगर पालिका में हम कम सीटों पे एक बार का रह रहे हैं, हम 4 सीटों पे मान जाएंगे, लेकिन जिला परिषद पंचायत समिति में हमारी हिस्सेदारी बड़ी होगी, महानगर पालिका में बड़ी होगी। उन्होंने कहा ठीक है, हम आगे बड़ी हिस्सेदारी देंगे। आप बोलिए, 27 में के 4 सीटें मांगे, फिर बोले कि 4 नहीं होते। डॉक्टर उत्तम इंगोले साहब ने कहा ठीक है, मैं विड्रॉल कर लेता, 3 तो दो। 3 में से एक सुशील भाई खुद प्रेसिडेंट नगर सेवक चुनकर आए वाले नगर सेवक के ओहदे पे थे। नए 2 ही सीटें मांग रहे थे हम, एक संजय कामरे साहब की और एक सैयद बासित साहब की। सिर्फ ये 3 सीटों के बदले में उनको 28 में के बाकी 25 सीटों पे वंचित बहुजन आघाड़ी की ताकत मिलने वाली थी। अब आप सोचो, कांग्रेस फायदे में रहती कि नहीं रहती? ये सवाल अपने आप से पूछो। लेकिन जब ये आखिरी फॉर्म भरने की तारीख आई, तब हमारे कैंडिडेट के खिलाफ जब उनके कैंडिडेट फॉर्म भरने लगे, हमने खासदार साहब को फोन किया। खासदार साहब बोले मेरे को मालूम नहीं, मैं मालूमात लेता हूं। और फिर हमने पलटकर फोन किया, खासदार साहब बोले फारूक भी फिक्र मत करो, वहां पे कुछ गड़बड़ हो गई, लेकिन फॉर्म भरने दो। 17 तारीख को आखिरी तारीख फॉर्म भरने की है, बोले 21 तारीख को विड्रॉल की है, मैं विड्रॉल करा लेता हूं। विड्रॉल के 21 तारीख तक रोज हमारे कार्यकर्ता उनको फोन कर रहे थे कि विड्रॉल कब कर रहे? बोले कल करेंगे, 20 को करेंगे। 21 तारीख को मैंने खुद खासदार साहब को और यहाँ के जिम्मेदारों को फोन पे कहा कि आपके देगलूर के 3 सीटों के लिए आप नांदेड़ का इतिहाद मत तोड़ो। एक अच्छा फार्मूला नांदेड़ जिले के मुकद्दर में आया है। अशोक चौहान आरएस से चड्डी वाला निकलने के बाद पहले ही कांग्रेस मरी हुई है, पलंग पर बिस्तर पे। वंचित का ऑक्सीजन, वंचित का वेंटिलेटर लगाओ। हम चाहते हैं सेक्युलर ताकतें बचे।
लेकिन होए वाले इत्तेहाद को टूट गया तो परवाह नहीं, लेकिन हम 3 भी सीट नहीं देंगे, ये जिद करने का काम किसने किया? जब कोई रिश्ता जुड़ता है तो दोनों तरफ से पहल बराबरी की होती है। ये रिश्ता जुड़ गया था, मंगनी रस्म हो गई थी, लेकिन फिर ये रिश्ता टूटा क्यों? इस रिश्ते को तोड़ने वाला विलन कौन है? जब वंचित और कांग्रेस एक साथ आने के बाद बाहुबली बन गए थे, लड़कर जीत सकते थे बड़ी तादाद में, तो इस बाहुबली के पीठ में कौन है, कौन कटप्पा है, किसने खंजर खुपसा है, ये सवाल आप पूछिए। 3 ही सीटें छोड़नी थी। इसका मतलब कि कांग्रेस की कमान जो लोग संभाल रहे हैं उनको कांग्रेस का हित, कांग्रेस का भला नहीं करना है, उनको कांग्रेस का इस्तेमाल बीजेपी और राष्ट्रवादी के फायदे के लिए करना है, ये बात तय है। अब आप उस कांग्रेस से कोई उम्मीद नहीं रख सकते। कांग्रेस को अशोक चौहान छोड़कर भी चले गए तो अशोक चौहान के ही चमचे आज कांग्रेस में रुककर कांग्रेस को चलाने का काम कर रहे हैं, और अशोक चौहान कभी नहीं चाहेगा कि यह कांग्रेस फिर अपने पैरों पे खड़ी रहे। उम्मीदें आप कांग्रेस से नहीं कर सकते और कांग्रेस से इत्तेहाद नहीं हो सकता। अब अगर इत्तेहाद करना है तो 2 कौमों को, 2 समाजों को एकजुट होना पड़ेगा। तमाम बहुजन वंचितों के साथ में मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, भाजपा का मुद्देबादिल एनसीपी अजीत पवार नहीं हो सकता। ये उसी फडणवीस के मांडी पर निप्पल लगा के दूध पीने वाला अजीत पवार कभी भी बीजेपी के खिलाफ मुंह नहीं खोल सकता। नाइकवाड़े के बयान के दम पर वो कहते हैं कि हमने पहले उलेमा से बात करके मुसलमानों के हक में हम गए, तो मुसलमानों के हक में गए तो वक्फ बोर्ड के ऊपर आपने अमेंडमेंट को समर्थन करने का मुआहिदा किया। इस बात की इजाजत कौन से उलेमाओं ने दी तुमको? अजीत पवार के खासदारों ने वक्फ के अमेंडमेंट के ऊपर मुसलमानों के खिलाफ वोट किया। अजीत पवार के पार्टी के लोग मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले बयान दे रहे हैं। मेरी इल्तिजा इतनी है, ये जो कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में फुफाटेत पढ़ने, क्या फायदा होने वाला है? अजीत पवार के पार्टी में रह के आप कौम के हक की बात कर सकते हो क्या? अगर कर सकते हो तो कम से कम मेरे उन मुस्लिम भाइयों से एक ही गुजारिश है, आप बंद घड़ी को में जुड़ने के पहले अजीत पवार को शर्त रखना था, जिस संग्राम जगताप ने मुसलमानों को गाली दी पहले वो सरेआम खुलकर मुसलमानों की माफी मांगे, उसके बाद अगर जाते तो तुम कौम के मुजरिम नहीं होते। आज वो खड़ा होकर आपको सरेआम अपने भाषणों में लांडे बोलता है और आप उस खायत की, उस पार्टी की शान बढ़ाने के लिए जाते हो। आपको अपनी कौम की आन और बान का पास नहीं है। एक भी कांग्रेस के, एक भी एनसीपी के, एक भी नाम ने आज सेक्युलर आदमी ने उसको जवाब नहीं दिया। उस संग्राम जगताप को लांडे के डांडे बताने का काम भी वंचित बहुजन आघाड़ी ने किया, याद रखो। बोलना पड़ेगा, नहीं बोलने से तुम बुज़दिल करार दिए जाओगे, और बुज़दिल करार देने के बाद हिकमत में और बुज़दिली में फर्क है। हिकमत मजलूमों के साथ जाने में है, हिकमत पिछड़ों के साथ खड़े होने में है, हिकमत अम्बेडकरवादी समाज को दोस्त बनाने में है। लेकिन ये ऊंचे तबके के सियासतदानों के सामने झुकने को हिकमत नहीं कहते।